गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15 कुछ प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अपन सबसे पहले बात करेंगे। प्राकृतिक घटनाएं होती क्या है। प्राकृतिक घटना का मतलब क्या है? वे सारी घटनाएं परिघटना है। परिघटना का मतलब अपने आसपास में होने वाली घटना है, जिसको परिघटना कह सकते हो। तो वो कौन कौन सी परिघटना है जो हमारे आसपास में हम लोग को देखने को मिलती है। खास करके बात चल रही है प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में। तो प्रकृति के अंदर क्या होता है कि हम कभी बारिश के मौसम में देखते हैं कि तेज हवाएं चलती है, तेज बादल जो होते हैं वो उमड़ घुमड़ के आते हैं, ठीक है ना। साथ साथ में चक्रवात आते हैं जो मुख्य रूप से मानव के ऊपर, जीवन के ऊपर भी हानि पहुंचाते हैं, मानव जीवन पर, तथा उनके आर्थिक रूप से भी उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम उन्हीं में से कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं का आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए अपनी कॉपी, पेन तथा किताब, ठीक है ना, पेज नंबर 185 पे पहुंच जाइए, 184 85 पे पहुंच जाइए, किताब खोल लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, अंडरलाइन लगाते रहना जो चीज आपको इस बुक के अंदर इंपॉर्टेंट दिख रही है। इससे पहले हमने देखा था अध्याय नंबर 14 के ऊपर, जिसमें था विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा क्या थी? आवेशों के प्रवाह की दर को हमने विद्युत धारा कहा था। उससे पहले मैंने आपको ये भी समझाया था आवेश क्या होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको आपस में रब किया जाता है या रगड़ा जाता है, जिससे उसके अंदर एक गुण उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से वो दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है, जिनको आवेश कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब ये आवेश सर, ये जो आवेश है वो इस चैप्टर में क्या काम आ रहा है, तो उसी को देखते हुए हम क्या करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर मुख्य रूप से दो चीज पढ़ेंगे अपन। सबसे पहली बात आएगी तड़ित की। तड़ित यानी बिजली जो गिरती है। आप बिजली के बारे में समझते हो, जो बिजली होती है गिरती है जो, ठीक है ना, बिजली तथा भूकंप के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर मुख्य रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन तड़ित बिजली के बारे में। तड़ित जो होती है वो होती क्या है? आप देखोगे कि तड़ित जो है विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी होती है। तड़ित यानी बिजली जो गिरती है आसमान से, विशाल स्तर की क्या होती है? विद्युत चिंगारी होती है, जो क्या करती है? आवेश उत्पन्न करने का कार्य करती है, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से काम क्या कर रही है? ये बादलों में आवेश एकत्रित करने के कारण पैदा होती है। पैदा कैसे होती है? आप देखोगे कि जो बादल होते हैं उमड़ घुमड़ कर आते हैं, ठीक है ना, वो बादल क्या करते हैं कि इन सारे आवेशों को एक साथ में एकत्रित कर देते हैं, जिसकी वजह से ये उत्पन्न होती है, ठीक है ना। ये किस प्रकार से होते हैं? मान लीजिए ये इस प्रकार से बादल आ रहे हैं, ठीक है, ये बादल इधर हो गए, ये बादल इधर आते हैं, और जैसे जैसे ये अपने आपस में मिलते हैं तो जैसे एकत्रित होते हैं, तो एकत्रित होने के बाद में क्या करते हैं? ये अपने अंदर आवेश उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आपस में क्या होते हैं? रगड़ खाते हैं। रगड़ खाने की वजह से क्या होता है? इनके अंदर आवेश उत्पन्न होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार से आगे कार्य करते हैं अपन इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि तड़ित होती क्या है? जो विशाल स्तर की एक विद्युत चिंगारी होती है, जो क्या काम करती है? आवेश उत्पन्न करने का कार्य करती है। अब अपन बात करते हैं कि जो विद्युत चिंगारी बोली है विशाल स्तर की, इसके बारे में यूनानी क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो यूनानियों के अंदर क्या था कि सबसे पहले 600 ईसा वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 600 ईसा पूर्व क्या था? एम्बर की फर को रगड़ने पर वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यूनानियों में एक धारणा ये थी कि एम्बर एक प्रकार का पदार्थ होता है जिनको क्या कहता है? फर के ऊपर रगड़ा जाता है। फर, ठीक है ना, मुलायम फर होता है, उसके ऊपर जब रगड़ा जाता है तब उसके अंदर क्या होता है? एक गुण उत्पन्न होता है आकर्षित करने का। तब वो क्या करता है? जो हल्की हल्की वस्तुएं होती है उनको अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? आवेश उत्पन्न हो गया। तथा उसके बाद में 1752 में क्या हुआ था? एक अमेरिकी वैज्ञानिक था जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले एक प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया था कि एक पतंग को, ठीक है ना, पतंग के ऊपर एक धातु का तार बांधकर उड़ाया था, ठीक है ना। उन्होंने ये भी परीक्षण किया था कि जब इसको उड़ाया जाता है और बारिश के अंदर, जब बारिश हो रही हो, बारिश के अंदर उन्होंने उड़ाया था, तब उन्होंने ये चीज महसूस की थी कि ऊपर बादलों के बीच में जब वो पतंग गई थी तो वहां से कुछ आवेश जो था वो पतंग से होते हुए जो धागा था उसके माध्यम से इनके हाथ तक पहुंचा, क्योंकि धागा क्या था? गीला था। उनको एक माध्यम मिल गया। तो उन्होंने इस प्रकार से एक परीक्षण किया था। तो उन्होंने ये बताया था कि तड़ित तथा वस्त्रों दोनों में क्या होती है? चिंगारी जो उत्पन्न होती है उससे क्या होता है? आवेश अर्जित करने से होती है। वो कहां से होती है? ये जो तड़ित तथा वस्त्रों में जो चिंगारी उत्पन्न होती है वो
आवेश अर्जित करने की वजह से होती है। फिर अपन बात करते हैं कि क्या वाकई में रगड़न से आवेशन उत्पन्न होता है। मैंने आपको पहले बताया था जब अपन आवेश के बारे में बात की थी कि जब क्या होता है कि दो चीजों को या दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ने की वजह से क्या होता है उनके अंदर एक गुण पैदा होता है जिससे वह क्या करता है अपनी दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से ऐसी वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं, अपने पास में एक टॉपिक आया हुआ है कि आवेशों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है ना। और आप अपनी बुक के अंदर देखोगे कि अगर किस प्रकार से आपने रगड़ा, जैसे मान लीजिए कि जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। ठीक है ना। उसी प्रकार से प्लास्टिक की जो कंघी होती है उनको सूखे बालों के अंदर जब रगड़ा जाता है तो क्या होगा, उसके अंदर आवेश उत्पन्न होगा। तो मैंने ये चीज बता दी आपको कि किस प्रकार से इन चीजों को रगड़ते हैं तो इसके अंदर आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है ना। तो अब रही बात इसकी कि आवेशों के प्रकार, तो हम ये कह सकते हैं समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए दो एक आपने क्या लिया, दो प्लास्टिक की रिफिल ली और इसको आपने रगड़ा पॉलीथीन की थैली के ऊपर। ठीक है ना। पॉलीथीन की थैली पर रगड़ा और दो अलग अलग रिफिल को अलग अलग पॉलीथीन पे रगड़ के उन दोनों को जब पास में लेके आओगे तब क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से मान लीजिए बलून लिया, ठीक है ना, उस बलून को आपने रगड़ा ऊनी कपड़े पे। ठीक है ना। उस बलून को रगड़ कर आपने क्या किया, दो अलग बलून को आपस में रगड़ के एक दूसरे के पास में लेके आओगे तब भी क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। परंतु अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई एक रिफिल है, उस रिफिल को आपने पॉलीथीन पे रगड़ा, ठीक है ना, और एक बलून को ऊन पे रगड़ा और उन दोनों को रगड़ के एक दूसरे को पास में लेके आओगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, दो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं थी। तो हम ये कह सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर बात ये भी आती है कि जो अपन ने आवेशों के नाम दिए थे वो किस प्रकार से दिए गए थे। तो एक मान्यता कही जाती है कि रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। याद रख लीजिएगा, धनावेश किसे कहा जाता है कि ये मान्यता की जाती है कि रेशम के ऊपर जब कांच को रगड़ा जाता है, तो रेशम को कांच के ऊपर कांच को रेशम के ऊपर जब रगड़ा जाता है तो उसके वो कांच के अंदर क्या होता है, एक आवेश उत्पन्न होता है जिसको धनावेश कहता है। इसका मतलब ये हो गया, इसके अलावा जो भी आवेश है वो सब के सब क्या होगा, ऋणावेश किया जाता है। ठीक है ना। अब यही था कि जो आवेश अपन ने उत्पन्न किया है, ठीक है ना, वो आवेश, ठीक है ना, जो आवेश आपने उत्पन्न किया है उसका जब प्रवाह होता है, ठीक है ना, आवेश का जब प्रवाह होता है तब किसका निर्माण होता है, विद्युत धारा का। अब आप कहोगे क्या आवेशों का प्रवाह संभव है, बिल्कुल संभव है, तभी तो यह विद्युत धारा है। तो आपकी क्रियाकलाप नंबर 15.4 के अंदर एक दिया हुआ है कि किस प्रकार से एक बीकर होता है, उस बीकर के ऊपर आपने एक गत्ता लगाया, गत्ते के अंदर आपने क्या किया, एक पेपर होल्डर होता है, पेपर क्लिप जो अब जैसे एप्लीकेशन डालने के लिए स्कूल के अंदर लगाया जाता है, ठीक है ना, उसको क्या किया, लटकाया अंदर। उसको लटकाने के बाद में उसके अंदर आपने दो एल्यूमिनियम की पतली पतली पट्टियां ली, उसको उसके अंदर लगा दिया। ठीक है ना। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर जो क्लिप है वो पहले से आवेशित होना चाहिए, ठीक है ना, वो आवेशित है। अब बात ये चल रहा है कि उसके जो उसको वहां पे लगाया हुआ है, अब पास में क्या किया है कि भाई एक रिफिल जिसको आपने क्या करा, रगड़ा, पॉलीथीन पे रगड़ के उसके पास में लेके आया, ठीक है ना। तो जैसे ही रिफिल जो रगड़ के उसको पॉलीथीन के पास में पॉलीथीन पे रगड़ने के बाद में उसके ऊपर लेके आए थे, ठीक है ना, तो उसको टच करते क्या हो गया, क्लिप को जैसे टच किया तो आपने देखा क्लिप के ऊपर लगी हुई जो एल्यूमिनियम की छड़ है वो प्रतिकर्षित हो जाती है, एक दूसरे से दूर चली जाती है। और आपने उसको हटाकर जैसे ही अपनी अंगुली लगाई तो क्या हो गया, उसके अंदर का पूरा चार्ज समाप्त हो गया, और जैसे ही चार्ज समाप्त हो गया तो वो वापस अपने पास में एक दूसरे के बाद में अगर टच हो जाती है, ठीक है ना। तो आप ये देखते हो कि आवेशों का प्रवाह किसके माध्यम से हुआ, किस प्रकार से, उस एक धातु की तार के माध्यम से क्या हो गया, आवेशों का प्रवाह हो गया। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि आवेश जो प्रवाह होती है, विद्युत धारा जो बहती है वो धातु के तार के अंदर ही बहती है, ठीक है ना। अब एक टॉपिक और आता है जिसका नाम है अन्योन्य। अन्योन्य क्रिया समझो, कई बार प्रश्न पूछा जाता है अन्योन्य क्रिया कहते हैं किसको। तो दो वस्तुओं को एक दूसरे पर बल लगाकर प्रभावित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि दो वस्तु हैं, इनके ऊपर बल लगाया जाता है। तो दो वस्तुओं पर बल लगाने के ऊपर क्या होता है
कि भाई उसके अंदर जैसे बल लगता है तो बल लगने की वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती है, प्रभावित करती है। तो प्रभावित करने की जो प्रक्रिया होती है उनको क्या कहा जाता है, अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है या अन्योन्य प्रक्रिया कहा जाता है। अब बात आती है विद्युतदर्शी। विद्युतदर्शी क्या होता है, विद्युतदर्शी वे युक्तियां होती है, ठीक है ना, विद्युतदर्शी वे युक्तियां होती है जिनका उपयोग परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि आपने टेस्ट किया कि भाई कोई और वस्तु जो है वो आवेशित है या नहीं। इसको टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, कोई ऐसी युक्ति काम में ली, जैसे अभी अपन ने युक्ति काम में ली, युक्ति के रूप में क्या लिया, एक, ठीक है ना, पेपर होल्डर लिया। पेपर होल्डर के ऊपर क्या किया था आपने, एल्यूमिनियम की छड़ें रखी थी, ठीक है ना, कुछ उसी प्रकार से। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा कि वे युक्तियां जो ये परीक्षण करती है कि कोई भी वस्तु है वो आवेशित है या नहीं, तो वे युक्तियां क्या कहलाती है, वो युक्तियां विद्युतदर्शी कहलाती है, ठीक है। तो अगले वाले पोर्शन के अंदर हम जो है पढ़ने वाले हैं कि भाई किस प्रकार से भूकंप कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट जो अपन बात करें भूकंप के बारे में, ठीक है। भूकंप, भूकंप तो पता ही है आपको, आया, हाँ बस बिल्कुल ऐसे, ठीक है। भूकंप, भूकंप जो है, सॉरी, भूकंप की जब बात होती है तो भूकंप होता क्या है, भूकंप जो होता है ना, तो पृथ्वी की सतह जो हिलती है, ठीक है ना, तो पृथ्वी की सतह हिलने की वजह से भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अब रही बात भूकंप, सबसे पता चलता है भूकंप, यानी भू जो है धरती, धरती जब कंपन करती है तब भूकंप उत्पन्न होता है। ये भूकंप आता क्यों है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि पृथ्वी की सतह को हिलने को ही भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की जो सतह है के हिलने को भूकंप कहते हैं। अब ये भूकंप उत्पन्न होता क्यों है, होता दरअसल क्या है कि जो पृथ्वी होती है उसके स्थल मंडल में जो ऊर्जा होती है वो अचानक से मुक्त हो जाती है। तो उसके अचानक से ऊर्जा मुक्त हो जाने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर जो प्लेटें होती है, पृथ्वी के अंदर नीचे की जो प्लेटें होती है वो आपस में सरक जाती है, ठीक है ना। ये कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो जैसे कि अपने घर के बाहर में हमने क्या किया, कुछ लादी रखी, अपन जानते हो प्लेटें होती है, ठीक है ना, पत्थर होते हैं, पत्थर की, ठीक है ना, उन प्लेटों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख दिया, ठीक है ना, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से। आपने क्या किया, इसके बीच में से किसी एक प्लेट को, पत्थर की जो प्लेट है, ठीक है ना, चाहे आप कह सकते हो ग्रेनाइट की हो गई, संगमरमर की, इस प्रकार की अगर प्लेटें होती है, उन प्लेटों में से एक प्लेट को आपने खिसकाया, तो जैसे आप खिसकाओगे तो ऊपर वाली जो परत होगी वो विचलित होगी, ठीक है ना, वो आगे या पीछे की तरफ खिसकेगी। तो ये विचलन जो उत्पन्न होता है ना ऊपर वाली परत में, इसी को भूकंप कहा जा सकता है। तो अपन ये कह सकते हो कि किसी भी पृथ्वी के किसी भी अंदरूनी भाग के अंदर प्लेटों का जब सरकन होता है, प्लेटें जब आपस में सरकती है, तो ऊपर वाले भाग के ऊपर क्या होता है, विचलन पैदा होता है, जिसको आप भूकंप कह सकते हो। ये कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक पृथ्वी की संरचना है, ठीक है ना, तो इस पृथ्वी के ऊपर जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है ना, जहां पे विभिन्न प्रकार के अवयव पाए जाते हैं, जैसे रेत हो गया, ठीक है ना, पत्थर हो गए, ये जो धरातल आपको दिखाई देता है ये कहलाती है भूपर्पटी, जहां पर कई खड्डे होते हैं, कई पठार होते हैं, कई उभरे हुए पर्वत होते हैं, ठीक है ना, ये वाला भाग हो गया ये वाला जो भाग हो गया ये हो गया अपना भूपर्पटी, जिसकी जो डेप्थ है ना वो होती है करीब 35 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद में जो इसके भूपर्पटी के नीचे वाला जो भाग होता है वो कहलाती है अपनी ऊपरी मेंटल, ठीक है ना, मेंटल। बेसिकली ये आगे डेप्थ में जब जाओगे ना तो आपको सियाल, सीमा तथा निफे ये डेप्थ में जाएगा, ठीक है ना। सियाल इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है ना, सीमा, ठीक है ना, ठीक है ना, मैग्नीशियम आएगा इसके अंदर बेसिकली, ठीक है ना, और निफे, ठीक है ना, ऐसा कुछ करके अलग अलग इसमें पदार्थ आने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बारे में डेप्थ में आगे पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से अभी अपन बात करेंगे इसके अंदर ऊपरी मेंटल की, ऊपरी मेंटल के नीचे जिसकी डेप्थ होती है ऊपरी वाली सतह से करीब करीब 700 किलोमीटर के, ठीक है ना। फिर इसके बाद में बात आएगी निचली मेंटल, जो भूपर्पटी से उसकी डेप्थ होती है करीब करीब 2900 किलोमीटर तक होती है, ठीक है ना। और सबसे आंतरिक कॉर्ड होती है सबसे नीचे वाली कॉर्ड, इसका सबसे मध्य भाग, उसकी गहराई होती है करीब 5259 या करीब 60 किलोमीटर कहते हैं, यानी अप्रोक्स करीब 6000 किलोमीटर तो इसकी हो जाएगी डेप्थ, ठीक है ना, अप्रोक्स मान के चलना इतनी हो सकती है।
तो ये मैं कह सकता हूं कि यहाँ ऊपरी मेंटल के आसपास में जो परतें होती है, ठीक है ना, वो जब आपस में खिसक जाती है, ठीक है ना, नीचे से खिसकती है, तो खिसकने की वजह से क्या होता है, भूपर्वती के ऊपर विचलन उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो भूपर्वती में क्या होता है, विचलन उत्पन्न होता है, यानी वो हिलती है, हिलने की वजह से ही आपको भूकंप का एहसास होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि मुख्य रूप से भारत में सबसे खतरनाक वाला और नुकसानदेह जो भूकंप आया था वो करीब 26 जनवरी 2001 को आया था गुजरात के भुज जिले में, ठीक है ना। कई बार पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप आया था, ठीक है ना, विनाशकारी भूकंप आया था। कब आया था, 26 जनवरी 2001 में, ठीक है ना। और आज थोड़ा बहुत आपने महसूस भी किया होगा, ठीक है ना, वो जस्ट। अब आगे देखिए, एक इसी प्रकार से भारत के उत्तरी कश्मीर के अंदर 8 अक्टूबर 2005 को देखा था, ठीक है ना। 8 अक्टूबर 2005 में भारत के उत्तरी कश्मीर में भी आपने भूकंप के बारे में सुना होगा, भूकंप आया था, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जो भूकंप है वो बेसिकली क्या था, अपन इसकी बात की थी। भूकंप जो होता है मुख्य रूप से, भूकंप जो है वो मुख्य रूप से कंपन है, जो धरती के अंदर कंपन उत्पन्न होता है। फिर अपन बात करते हैं जो भूकंप था, भूकंप उसको मापते कैसे, तो भूकंप मापने के लिए एक, ठीक है ना, भूकंप मापी होता है, भूकंप मापी, ठीक है ना, भूकंप मापी, जिसको ये एक यंत्र इस प्रकार से लगा हुआ है और इसकी एक पतली सी नली होती है, ठीक है ना, आप पेन की निब कह सकते हो, ठीक है ना, पेन की निब। तो यहाँ पे एक रोलर कोस्टर लगा होता है, एक प्रकार से रोलर होता है, ठीक है ना, रोलर को मैं इस प्रकार से बना सकता हूँ, ठीक है, ये एक रोलर है, ठीक है, और इस रोलर के ऊपर क्या होता है, पेपर जो होता है ना, पेपर लपटा हुआ आता है, इस प्रकार से ऊपर की तरफ पेपर लपटा हुआ। जैसे ही क्या होता है कि भूकंप आता है तब ये पेन निब हिलती है, तो निब हिलने से क्या होगा, ऐसे 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 इस प्रकार से इसके ऊपर लाइन खिंच जाती है, ठीक है ना, ये लाइन खिंच जाती है। आप देख रहे होंगे पेज नंबर 194 के ऊपर, ठीक है ना, चित्र नंबर 15.13 में आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पेन की जो निब होती है ना, वो वहां पे इसको लाइन दर्ज करती है, बिल्कुल इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से लाइन को दर्ज करती है, जिससे क्या होता है कि इसकी तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज मान के चलना कि अगर इसकी तीव्रता 6 से ज्यादा होती है, ठीक है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा विनाशकारी माना जाता है। जिसकी तीव्रता अगर 6 से ज्यादा होती है तो विनाशकारी माना जाता है, और 2 से कम होती है तो इसको सामान्य भूकंप माना जाता है, ठीक है ना। तो भूकंप की हमने बात कर ली। एक टॉपिक अपना रह गया था तड़ित के अंदर, ठीक है ना, तड़ित की बात आती है। तो मुख्य रूप से तड़ित जो था, तड़ित की बात करेंगे अपन। तड़ित की कहानी क्या है, मुख्य रूप से तड़ित जो है वो किस प्रकार से गिरती है, ठीक है ना, उसकी अपन बात करते हैं। इधर देखो तड़ित, और तड़ित का विसर्जन कैसे होता है। अगर मैं तड़ित की कहानी की बात करूं, सब ऐसा दिया हुआ है, बाकी कहानी वाली कुछ नहीं है, तड़ित की सोचने वाली बात। तड़ित में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास, आपने ये बादलों को देखा है इस प्रकार से, ठीक है ना, बादलों में, इन बादलों के अंदर क्या होता है, जैसे बादल आपस में जुड़े हुए, ठीक है ना, बादलों के अंदर क्या होता है, जो ऊपरी वाले हिस्सा होता है, ऊपरी वाला भाग, बादलों के ऊपरी वाले भाग में क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। ये चीज हमें ध्यान रखना कि बादलों के ऊपर वाले भाग में क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है, और जो नीचे वाला भाग होता है वहां पे होता है इसका ऋणात्मक आवेश। क्लियर, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। जो नीचे की ओर होते हैं वो होते हैं ऋणात्मक आवेश, ऊपर की ओर होते हैं धनात्मक आवेश। और ये रही अपनी भूभाग, ठीक है ना। और बारिश का मौसम हो रखा है, ठीक है ना, तो बारिश के अंदर क्या होता है, जैसे ही पानी इस नीचे की ओर गिरता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रही है, पवन है, माध्यम क्या है, वायु माध्यम है, ठीक है। और यहाँ पे धरती के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव धनावेशित होता है आवेश,
एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बोला जो आवेशों का प्रवाह होता है वो एक आवेश से दूसरी तरफ होता है, यानी आप कह सकते हो कि ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है और धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है, ठीक है ना। दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दो अलग अलग प्रकार के आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखा जाए ना तो पवन जो है वो मुख्य रूप से कैरी करने का काम कर जाती है, ले जाने का कार्य करती है आवेशों को, परंतु यहाँ पे ये ले जाने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं होती है। तो पूरी तरह से उत्तरदायी कब होती है, जब इस पवन के साथ में वर्षा की अगर कुछ बूंदे रहती है, ठीक है ना, या वायु में नमी रहती है, तब क्या होता है, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो नीचे की ओर आते हैं। जो नेगेटिव कण होते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव आवेश, वो आकर जुड़ जाते हैं इन पॉजिटिव आवेश के साथ में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो नीचे वाले नेगेटिव आवेश है वो इसके पृथ्वी के ऊपर धनावेशित कणों के साथ में जाकर जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका प्रवाह इतना तेज होता है कि वो क्या करते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आवेश क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, आवेशों का प्रवाह हो रहा है, ठीक है ना। तो आवेशों का प्रवाह होते क्या हो गया, विद्युत उत्पन्न करते हैं, और विद्युत के साथ साथ में क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। और जैसे ही ये आवेश, जैसे ही पृथ्वी के ऊपर आकर धनावेशित कणों के साथ में मिल जाते हैं, तो इन विद्युत का क्या हो जाता है, इस विद्युत का हो जाता है विसर्जन, ठीक है ना। इस विद्युत का क्या हो जाता है, विसर्जन हो जाता है। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि तड़ित जो है वो क्या, तड़ित किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है कि जो ऋणावेशित कण है बादलों के, वो धनावेशित पृथ्वी के ऊपर धनावेशित कणों के साथ में मिलने का प्रयास करती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होती है, विद्युत उत्पन्न होती है, विद्युत के साथ साथ चमक उत्पन्न होती है, चमक के साथ साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ये इतने ज्यादा मात्रा के अंदर आवेशित कण नीचे की ओर आते हैं कि बहुत भयंकर रूप से तड़ित चालित करते हैं, ठीक है ना, और उसकी वजह से वो विनाशकारी होती है, ठीक है ना। तो ये था अपना इस भाग का अंतिम टॉपिक। प्राकृतिक परिघटनाओं के लिए हमने आपको पूरी तरह से बता दिया था, ठीक है ना। तो आपको इस टॉपिक के जितने भी नोट्स है आपको लिखने हैं कॉपी के अंदर। इससे संबंधित जो भी नोट्स होंगे या इसके क्वेश्चन आंसर की शीट होगी वो आपके ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी, और आपको वो सारी चीजें नोटबुक में करनी है, और जब आपको डेट दी जाएगी तो आपको चेक करवानी है। ओके, थैंक यू।